कि बोलो वैसी जिंदाबाद, 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 बोलो वैसी जिंदाबाद। हिंदुस्तान के उस शेर हिंद आ चुके हैं। मैं मलिक इरफान साहब से ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये कबीर की धरती है, ये गौतम बुद्ध की धरती है, जिल्लत पार्टी की धरती है, हमारी जो मलिक की धरती है। मैं इरफान मलिक साहब से चाहता हूँ, आपके भाभी भी है, आपके होने वाले भी है, मलिक इरफान से चाहता हूँ कि वहाँ इस पवित्र धरती पर अपने दोनों मेहमान बाबू सिंह कुशवाहा और शेर हिंद असदुद्दीन अवैसी का स्वागत करें। और इस जनसभा के हमारे गायक अलहाज बरिस्ता रशीदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम हजरत और भारत भारी जिला के जवान के तमाम अमन पसंद लोगों, मेरे बुजुर्गों, माँ बहनों, साथियों, में ज्यादा कुछ न कह करके इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में आपके उस नायक, आपके उस रहनुमा मलिक कमाल यूसुफ का पैगाम लेकर के मैं आया हुआ हूँ और आपके बीच में मैं आपका प्रत्याशी हूँ। अगर मेरे बाप ने 50 साल की राजनीति जिंदगी में अगर किसी को थाने भेजा हो, अगर किसी को जेल भेजा हो, अगर किसी का घर गिराया हो, अगर कभी किसी के फसाद में रहे हो, तो आप यकीनन हमको इनकार कर दीजिएगा। आज लोग मुझे कहते हैं कि इरफान मलिक वोट काटने के लिए MIM के प्रत्याशी हो गए हैं। आप बताओ, क्या इरफान मलिक के साथ 2012 में क्या हमने साबित नहीं किया था कि किस पार्टी के चुनाव लड़कर के जब पाकिस्तान पार्टी कहा जाता था तो क्या चुनाव लड़के कमाल यूसुफ मलिक के हमारे मेले नहीं हुए थे? हिंदू साथी, आप ब्राह्मण साथी, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? मेरे साथ खड़े हुए हैं कि और किसी के साथ खड़े हुए हैं? आप बताओ कि चिंटू यादव का टिकट कटने के बाद आज यादव समाज किसके साथ खड़ा हुआ है? वो क्या साइकिल को वोट देने जा रहा है कि पतंग का बटन दबाने जा रहा है? आपको ये तय करना है दोस्तों, आपको ये बात तय करना है। और लोग मुझे कहते हैं बताओ, जब कमाल यूसुफ मलिक और सैयदा एक साथ आ गई थी, क्या डुमरियागंज के उनमें उससे बड़ी ताकत कोई होगी? कोई ताकत उससे बड़ी नहीं हो सकती है, कोई इतिहास उससे बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव हार गई। लेकिन आज न उनके पास 25,000 30,000 और हाथी का बटन दबाने वाला हमारे दलित समाज के लोग हैं, न उनके पास यादव समाज का जो साइकिल का बटन दबाने वाला है वो भी नहीं है। आज बताओ उनके पास कौन सा वोट है? और मेरे बाप के नाम पे
आप जानते हो मेरे बाप ने आपके लिए काम किया है, डुमरियागंज के लिए काम किया है। अरे मेरे कौम के लोगों, अगर आप इरफान मलिक जो है वो एक आपका प्रतिनिधित्व करने आया है, अगर आप मेरे बाप ने अगर 50 साल की जिंदगी में कोई काम किया हो, अगर मेरे बाप ने 50 साल की जिंदगी में आप लोगों के लिए कुछ भी किया हो, तो कसम है कमाल यूसुफ मलिक की उन वफाओं का, कसम है आपको मलिक कमाल यूसुफ के उन खिदमत का। आपको अगर कमाल यूसुफ मलिक ने तो एक बार आप मुझे मौका दें, मेरे बाप के नाम पे आप मुझे एक बार मौका दें। अगर मैं उनके बात पे खड़ा नहीं होता, अगर मैं अपने बाप की तरह नहीं निकला, तो आप मुझे यकीन अगले बार मुझसे हिसाब कर लेना। लेकिन है लोगों, जो लोग ये कहते हैं क्या सिर्फ मुसलमान वोट से कोई एमएलए हो जाएगा? आप बताओ, सिर्फ मुसलमान वोट से तो नहीं? पिछली बार सैयदा को हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली मरतबा डुमरियागंज के इतिहास में ये हुआ था, कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ रहा था, अकेली सैयदा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारे मुसलमान एक साथ लड़े गए, तब चुनाव नहीं जीता पाए। ये राघवेंद्र सिंह जो कहा कहता था कि हमारे सदर अगर सिद्धार्थनगर में आ जाए तो हम उनका पैजामा निकाल देंगे। मैं आज राघवेंद्र सिंह को फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूं, परसों भी ये नया सदर आया था, आज भी ये शेर आया हुआ है और कल भी आएगा। राघवेंद्र कहते हैं कि मस्जिदों से हम हारून उतरवा देंगे, 5 साल तुम विधायक रहे, तुम्हारा आका मुख्यमंत्री रहा योगी आदित्यनाथ, बताओ कितने मस्जिदों से तुम वो फैला गए हो? आप बताओ, क्या जिस दिन सैयदा का टिकट क्लियर हुआ था उस दिन हिंदू भवन में और हलो जैसे तमाम जगहों पे मिठाइयां बटी थी कि नहीं बटी थी? लेकिन वही शेर का दामन पकड़ करके और ये अलम लेकर के पतन का निशान लेकर के डुमरियागंज में पहुंचा, उसी दिन से राघवेंद्र मानसिक रूप से पागल हो गया और क्योंकि उसको खतरा है राघवेंद्र के जबड़े में हाथ डाल करके मैं 25 से 30 हजार मैं खींच लाऊंगा। वो जानता है कि हमारे ब्राह्मण साथी, हमारे ठाकुर साथी, हमारे यादव समाज के लोग, हमारे और तमाम समाज के लोग वो कमाल यूसुफ मलिक के चाहने वाले हैं, वो इरफान मलिक को वोट कर रहे हैं। वो पागल हो गया, वो बौखला गया। राघवेंद्र तुम कहते हो डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अरे डीएनए टेस्ट तुम्हारा होना चाहिए। जब जफर अहमद बाबू तुम्हारे घर में पहुंचता है तो सारे हिंदुओं को निकाल करके हिंदू भवन में चिकनी लगा करके अंदर क्या बात करते हो? तुम्हारा डीएनए टेस्ट होना चाहिए राघवेंद्र, तुम्हारे बेटे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए राघवेंद्र। मैं ये खुले आम कहता हूँ, तुम्हारा बेटा जब नसीम नाम के लड़के के साथ बर्थडे मनाता है, उसका वीडियो वायरल होता है डांस करते हुए, तो क्या तुम्हारे बेटे का डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए? आज मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मेरा बाप जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आप जानते हो मैं उनको महीनों लेकर के अस्पतालों में पड़ रहा, बंबई से लेकर के दिल्ली से लेकर के कहां नहीं मैं ले रहा हूं। क्या आज मेरे बाप को आप उनके जिंदगी से पहले मिट्टी दे दोगे? क्या आप मेरे बाप को मिट्टी दे दोगे? मुसलमानों, क्या मेरे बाप को कब्र में जाने से पहले क्या उनकी सियासी मिट्टी दे दोगे? हमारे सदर को बता दो कि हम कमाल यूसुफ के चाहने वाले हैं। और मेरे बाप को अभी आप मिट्टी मत देना, अभी वो जिंदा है मेरे दोस्तों, अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, अभी वो हिंदू मुस्लिम एकता का पति, अभी वो जिंदा है। राघवेंद्र सिंह कान खोल करके सुन लो, वक्त बहुत कम है, मैं वो 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। राघवेंद्र सिंह कान खोल के सुन लो, ये माधव प्रसाद की पार्टी की धरती है, ये काजी दिली अब्बासी की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये कबीर की धरती है, और इस धरती पे हिंदू मुसलमान कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इस धरती पे हम काका मामा चाचा वाली रिश्ता है हमारा, हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मेरे बाप ने आपके साथ कोई गलती किया हो, 50 साल की राजनीतिक जिंदगी में जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, तो माफ कर देना और उनके लिए दुआ करना, और उसके इस बेटे को आप लोग एक बार कर्जा दे करके और मेरे बाप को दफन होने से पहले आप लोग दफन मत करना। खुदा हाफिज। बहुत भाई इरफान साहब, मुझे उस शख्स नहीं एक शख्सियत को आवाज दे रहा है।
तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई मोहतरम इरफान अहमद मलिक साहब, डॉक्टर आफाक अहमद साहब, दिनेश प्रसाद पांडे साहब, जनाब अख्तर नदवी साहब, सलमान मलिक साहब, मकबूल उबे साहब, जनाब काजी नेमतुल्लाह साहब, मेरे पूरे मजलिस के रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। हम आपको ये बताने आए हैं कि 3 मार्च के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को जनाब इरफान मलिक साहब को आप कामयाब करिए इंशाअल्लाह। और ये हमारी लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये आपको आपका जायज मुकाम दिलाने की लड़ाई है, ये आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस भागीदार हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, यही आपसे अहम बात हम करने आए हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस विधानसभा में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, वही से हुआ था, सिर्फ जबान से गिलाजत आप और हमने सुनी। अब हमको इस विधानसभा में विकास का काम कराना है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे भाई इरफान अहमद मलिक इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन विधायक बनेंगे जो हर समाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज की रात शब मेराज की रात है और आप तमाम से अपील करते हैं कि इस मुबारक रात में भी आप लोग हमारे जमात के प्रत्याशी, जमात के लिए और हम सब की कामयाबी के लिए आप दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि आज की रात इतनी बड़ी है कि आज ही की रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाकर अपना दीदार करवाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे इजाजत दीजिए कहने के लिए कि मैंने उलमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग में डाला गया मगर आग कुछ नहीं कर सकी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ में से निकली, वो भी मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा के सामने फिरौन के दरबार के जादूगरों का जादू नहीं चल सका, वो भी मौजूदा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों की आंखों पर हाथ रखा तो बीनाई आ गई, मुर्दों को हाथ लगाया तो जिंदा हो गए, वो भी जिंदा, वो भी मौजूदा था। मगर उलमा इकराम ने कहा कि आका का मौजज़ा अजीम इसलिए था ये तमाम मौजज़े जमीन पर हुए, ये मौजज़ा जमीन से आसमानों की हद तक पहुंचता था, ये मौजज़ा था, इसीलिए इसको मौजज़े अजीम कहा गया। और हर नबी ने, हर रसूल ने, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, इसहाक अलैहिस्सलाम हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। अगर किसी ने देखा तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्मानी आंखों से देखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मुबारक रात है, आप दुआ करिए कि हमको और आपको कामयाबी मिले। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वक्त के फिरौन और नमरूद को अल्लाह शिकस्त दे दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह हक को कामयाब कर दे।
आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलूमों को कामयाब कर दे। आप दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को विधायक बनाकर वो गरीबों के, मजलूमों के, अति पिछड़ा की आवाज बन सके। आप दुआ करिए कि हमारे भाई जो यहाँ से इरफान मलिक है, उनके वालिद को अल्लाह सेहत दे, शिफा दे और उनकी उम्र दराज फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताने आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ संविधान, राजनीति या हुकूक की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी शब-ए मेराज के बारे में बात कर सकता है। तो हम सिर्फ उन राजनेताओं में से नहीं है जो सिर्फ राजनीति के ऊपर बात कर सकते हैं। अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ ये नहीं समझना कि सिर्फ दुनिया की बात कर सकता है, हम हर एक की बात कर सकते हैं। और हमने सीखा उलमाओं के पैर के पास बैठकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च का दिन बहुत अहम है। हम आपको बात बताना जरूरी समझते हैं। मैंने हर मुकाम पर इस बात को कहा, आज दोहरा रहा हूं। भारत हमारा वतन अजीज है, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है, और यहाँ की राजनीति की एक तल हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिसका कोई नेता नहीं, उसकी आवाज को नहीं सुना जाता। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अच्छे फैसले होंगे। आपके पास नेता होगा तो आपके बच्चों की आंखों से बहते आंसू को कोई पहुंचेगा। आपका नेता होगा तो शिक्षा और विकास का काम होगा। आपका नेता होगा तो जुल्म को रोकेगा। आपका नेता अगर यहाँ से होता तो आज जो अनाप शराब बकवास बक रहा है, क्या वो अपनी जबान खोल सकता था? नहीं खोल सकता था ना। मगर आपका नेता ही नहीं है। अगर आपका नेता यहाँ पर हमारे भाई इरफान होते तो क्या कोई बोलता ना शनाब? उसको 2 बार सोचना पड़ता कि ये इरफान है, कमाल साहब का बेटा है और मोटा ताजा है, अगर कुछ बोलूंगा तो परेशानी हो जाएगी। मगर ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनका बाप बैठा है, इसलिए बोले जा रहे हैं कि उनके पास ताकत है। आप कमजोर है और ओवैसी आपको ताकतवर बनाना चाहता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ताकतवर बनाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील करने आई है कि 3 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम आपसे कह रहे थे जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आप कोई उठकर बोल सकते कि बताओ तुम सच कैसे कई बात को साबित करोगे। हम आपको सिर्फ 2 मिसाल दे देते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना अखिलेश यादव थे ना भाई, और उनका मंत्री आजम खान थे। आजम खान जेल में है ना? क्यों जेल में आजम खान? क्योंकि आजम खान ने जब मंत्री थे तो उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी लोगों को नौकरी दे दी, उन केस बुक हो गया। मगर हमको ये बात अभी तक ताज्जुब में हम हैं कि मंत्री जेल में है और जो मुख्यमंत्री था वो हेलीकॉप्टर में फिर के कह रहा है कि मेरी तुम्हारी जवानी मुझ पर कुर्बान। आप बताइए, अगर आजम गलती किए तो मुख्यमंत्री कैसे बाहर है? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, फुला बनाया, तो क्या मलाई नहीं खाई? मलाई नहीं खाई, दूध नहीं पिया? अरे भाई, मलाई भी खाई, दही भी खाया, दूध भी पिया और पूरी भैंस को लेकर चले गए। मगर जेल में आजम है क्योंकि नेता नहीं है, आवाज नहीं उठ रही आजम के बारे में। आजम सपा के है मगर ओवैसी मजलिसी है। मगर जब नाम आजम का आएगा या फिर नाइंसाफी किसी समाज से होगी तो ओवैसी उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब आप पूछो सपा वालों से, बताओ
तुम्हारा अखिलेश बाहर क्यों है? पूछो भाजपाइयों से कि आजम को जेल में डाले अखिलेश के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों है मोदी जी? क्या मोदी अखिलेश मिले? इसलिए कि आजम उसका नाम है, इसका नाम अखिलेश है। तो मोदी को नाम अखिलेश पसंद, आजम से नफरत है। ये हकीकत है। ये सच्चाई को कोई नहीं बोलेगा क्योंकि डर होता है इनको। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। दूसरी मिसाल सुन लो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक का नाम सुना? नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस पर मोदी ने खुद कहा कि इसके ऊपर करोड़ों रुपये का स्कैम किया सिंचाई में, इरिगेशन में, पूरा रिकॉर्ड है। मगर नवाब मलिक को कौन से केस में डाला गया? 50 करोड़ की जमीन खरीदी, 50 करोड़ की जमीन खरीदी। अच्छा, जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसकी नाम रखाई पैदाइश के बाद रखते हैं ना। जब औलाद पैदा होती है तो जब बोलते पंडित जी नाम रखो, इसके सितारे देखो, इसकी कुंडली बनाओ, या हमारे मौलाना बोलते ये नाम रखो। नवाब मलिक के ऊपर कौन सा मुकदमा हुआ? बोलते हैं कि 99 में नवाब मलिक ने गुनाह किया, और मुकदमा कौन से कानून में लग रहा है? 2003 में कानून बना। यानी जब पैदा ही नहीं हुआ तो नाम कैसा रख दिया? 99 में नवाब मलिक बोलते कोर्ट तय करेगा, मगर कानून तो 99 का इस्तेमाल होना ना, 2003 का इस्तेमाल कर रहे। और ये जो स्कैंडल हुआ सिंचाई का, करोड़ रुपए का, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा और मोदी ने कहा वो स्कैंडल हुआ 2013 का, मगर हाथ नहीं लगाएंगे मोदी उसको, क्योंकि उसका नाम अजीत है, इसका नाम नवाब मलिक है। तो मोदी को मोहब्बत नाम अजीत से है, और मोदी जी को तकलीफ हो जाती है पेट में अगर आजम और नवाब का नाम सुनते हैं। वहां पर भी नेता नहीं, यहां पर भी नेता नहीं, मगर जब नाइंसाफी की बात आएगी, जब तक अल्लाह ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था, उठाता रहूंगा। अगर अल्लाह मेरी आवाज में तासीर देगा तो यकीनन आज के इस जनसभा से नवाब मलिक को जेल में भी मेरी आवाज सुनाई देगी, और आजम को भी सीतापुर जेल में दीवाने की आवाज सुनाई देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न आजम को जब जेल में डाला गया, जब नवाब मलिक को जेल में डाला गया, क्यों डाला गया? कि कोई नेता नहीं है पुकारने वाला, कोई नेता नहीं है लड़ने वाला। आजम मंत्री थे, तुम क्या है बताओ? और आज भी आपके दरमियान में आकर, आज भी आपके आजम की अहमियत नहीं है, आपके वोट की अहमियत है। एक मंत्री को जेल में डाल दिया गया, सपा के लोग मुंह नहीं खोलते। कौन कह रहा है आजम आजम आजम? ओवैसी कह रहा है। तो तुम अगर ये समझ रहे हो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और बहनों, के समाजवादी को वोट देने से भाजपा रुक जाएगी, अरे तुम्हारे वोट की अहमियत ही नहीं है। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे की अहमियत रखेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं? नेता बनाओ, नेता बनाओ, और यहां से इरफान मलिक को अपना विधायक बनाओ। इरफान मलिक अपने नेता बनेंगे तो यकीनन इनके वालिद की मेहनत उसमें और 4 चांद में इजाफा करेंगे। मगर आप नेता बनेंगे, आपकी क़यादत बनेगी, लीडरशिप बनेगी। यही तो काम हम करने आए हैं यहाँ पर। हमको उत्तर प्रदेश में आकर कोई हमारे अनानियत में या आपकी जबान से ओवैसी जिंदाबाद के नारे नहीं सुनना चाहते हम। आप नारे नहीं भी लगाएंगे तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी लड़ाई लड़ने आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो तीसरी बात हमारी समझिए, ताकि आप जब 3 तारीख को वोट डालने जाएंगे आपको मालूम हो जाए कि वोट हमारे प्रत्याशी को क्यों देना। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
कि आज सपा के लोग आ रहे हैं, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहती है ना, एक तोते की तरह कहती है सबका साथ, सबका विकास। अब आपको बता रहे सपा बसपा कांग्रेस बोलती खौम 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 बोलते हैं ना, खामोशी से बोलते, हमारी तरह नहीं बोलते। हम तो कह रहे कि हाँ चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो मुझे मुल्ला पुकारो, क्या पुकारते पुकारो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मेरी शनाख्त पर मुझे पूरा एतमाद है और फख्र है। मगर ये खौम खौम की बात करने वाले बताओ, क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज हम भाजपाइयों से भी पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर 10 अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चे तो 10 में से 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। इसका जिम्मेदार कमाल मलिक है, ओवैसी है, यह इरफान मलिक है। आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अगर एक घर में 7 रुपये खर्च होते तो दिल्ली में वही मुसलमान के घर में 10 रुपये खर्च होते। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। क्या आपको मालूम कि 4, 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। क्या आपको मालूम कि सिर्फ 10% बच्चे हाई स्कूल मुकम्मल करते? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि ग्रेजुएट सिर्फ 4% होते हैं? इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम कि अल्पसंख्यक समाज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास कितनी जमीनें 2 एकड़ 2% के पास भी नहीं है, और बाबा बोलते 80-20 की बात करते। क्या आपको मालूम कि फॉरवर्ड क्लास के लोग और आप अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके 6 साल पहले आप मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते। इसका जिम्मेदार मैं, क्योंकि आपका नेता नहीं है। आपकी वोट की अहमियत है, मगर उसके बाद आपकी जिंदगी की अहमियत नहीं है। मोहब्बत आपके बच्चों के शिक्षा से नहीं है, मोहब्बत आपके बेटियों को पढ़ाने लिखाने से नहीं है, मोहब्बत इस बात की नहीं है कि आपके गली कूचों में, गरीबों के इलाकों में बैंक को खोला जाए। मोहब्बत सिर्फ वोट की और चुनाव के तक है। उसके बाद तुमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। जैसा बाबा ने सांड को छोड़ दिया खेत डालो, इसी तरह तुमको छोड़ दिया गया। मगर कम से कम वो सांड को घास खा रहा है चोरी से। तुम्हारे पास अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे खाना खिलाने के लिए तो तालीम शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। बीमार पड़ गए तो तुम खर्चों में डूब जाते हो। बताओ इसका जिम्मेदार ओवैसी है। इसीलिए तुम कह रहे हैं कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। और जो आंकड़े हम दिए हैं, ये आंकड़े हमने 8 महीने पहले माहिरीन को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे कहा निकालो, बताओ क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है, बताओ। हमको रिपोर्ट दी बनाकर। और आज अगर कोई भाजपाई, सपा, कांग्रेसी ये कहता है कि गलत है, तो बताओ 3 तारीख से पहले जगह और वक्त बता दो। तुम बीजेपी, सपा, बसपा तीनों बैठकर एक आदमी से 5 मिनट तो मुकाबला नहीं कर सकोगे, उठ के भाग जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना चाहते थे कि आपका क्या हाल हो चुका है। और लोग बोलेंगे अगर इरफान मलिक जीत जाएगा तो क्या होगा, मजलिस के अगर 8-10 विधायक जीत जाएंगे तो क्या होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? मेरे भाई, उसका जवाब भी सुन लो आप। हर कोई हमसे पूछता, ओवैसी साहब आप क्या सत्ता में आएंगे, क्या मंत्री बनेंगे? मैं उनको कई बार समझाया, आपको भी बता रहा हूं। हमारे 7 विधायक तेलंगाना में कभी भी हमारा मंत्री नहीं बने। 65 साल से मेहनत कर रहे, ना मंत्री बने, ना मुख्यमंत्री बने, ना संतरी बने। और हमने क्या किया, हमने सरकार के पास जाकर तेलंगाना प्रदेश में, आज चलो हमारे साथ हैदराबाद कभी आओ तो उनको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमने वहां की सरकार के पास जाकर कहा, मिलकर कहा हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से कि केसीआर साहब, तेलंगाना के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को आप कुछ करना चाहते हो? कहा हाँ मैं करना चाहता हूं। हमने कहा स्कूल खोलो। आज तेलंगाना में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक
गवर्नमेंट के स्कूल है, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पढ़ाई का बेहतरीन इंतजाम। आपको मालूम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता, और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस की कोशिशों पर 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। 60,000। ये काम ये नहीं हो सकता, यहां पर नहीं हो सकता काम यहां पर। कोई बोलने वाला तो चाहिए, कोई लड़ने वाला तो चाहिए। इनको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारे बच्चों की शिक्षा की, तुम्हारे नौजवान। आज हम जो डेटा आंकड़ा निकाले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर किसी समाज के बच्चे अपने घर को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को छोड़कर जाते हैं तो मुसलमान है। जो बंबई जाता, दिल्ली जाता, चंडीगढ़ जाता, हैदराबाद को आता, वही तो पैसा भी जाते। कहा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? कौन है तुम्हारी ये बात करने वाला? और ईमानदारी से एक बात हमारा जवाब दो। जितनी बातें अभी हमने 5 मिनट में की, क्या तुमने कभी किसी नेता से सुनी? क्या आपने सुनी कभी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको इस सब बातों की जरूरत नहीं है। वो कहते डराओ बीजेपी से, ये वोट देगा। वो बेवकूफ कहता है कि बना मत दो, वो मेरे को वोट दे देंगे, मेरे समाज को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो लड़ाई है हमारी, यही तो हमारी लड़ाई है। हम तेलंगाना में कभी मंत्री बनेंगे न जाएंगे इंशाअल्लाह। लड़ने वाला चाहिए। अगर हर कोई मंत्री बन गया तो फिर लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए? आपको कमजोर से होना चाहिए ना। तो 3 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहे हैं, आप सोच लो हमारी बात को। आपको बता रहे हैं कि आप वोट दीजिए, हालत मजबूरी के तौर पर वोट मत दीजिए। मजबूरी के लिए वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए दीजिए। आप मजबूती के लिए वोट देंगे या मजबूरी के लिए देंगे? किसके लिए वोट देंगे आप मजबूरी के तौर पर वोट देंगे या मजबूती के लिए देंगे? जोर से बोलो प्यारे, ताकि बाबा को सुनाई दे, अखिलेश को भी मालूम हो जाए कि मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए वोट देंगे आप। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो विधानसभा में काम होगा, विकास होगा। अगर आप मजबूरी के तौर पर देंगे, डराएंगे, बीजेपी, अरे बीजेपी है तो क्या है भाई? अल्लाह नहीं है क्या? बीजेपी, अरे भाई क्या किया फिर? क्या मुजफ्फरनगर का कांड कौन किया? अखिलेश क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सफाई में नाच गाना हो रहा था, लोग कैंपा में सर्दी में पकड़ के मर रहे थे। ये अखिलेश का मिजाज है। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? अब तक वो इबादत का है, वो जमीन, वो घर आज भी वीरान है। उन बच्चियों का जिनकी अस्मत रेजी की गई, बलात्कार किया गया, इंसाफ नहीं हुआ। मगर ये इब्लीस की औलाद हमारे जाने के बाद फिर बोलेंगे भाषण तो अच्छा दिया, सच बोला। मगर बीजेपी, अरे बीजेपी तेरी मजबूरी होगी, मेरी मजबूती को आप सामने रखो, मजबूती को सामने रखो। मजबूती के बुनियाद पर वोट तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और अगर आप मजबूर हो जाएंगे, मैं एक बात कह रहा हूं, कड़वी लगेगी, 5 साल के बाद आपके ये बच्चे, आपकी बेटी जब 20-21 साल की हो जाएगी, जब वो सवाल करेगी अब्बा अम्मू, बड़े अब्बा अम्मी तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलेगे मजबूर थे हम। कितना मजबूर है? 35 साल से मजबूर कर दिए गए। आज एक विकल्प है आपके दरमियान में। आज आपकी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम किसी समाज के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे। हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, हम ताकतवरों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते। कमजोरों को ताकत मिलनी चाहिए, इसलिए कि भारत के संविधान में जब इक्वालिटी की बात की गई तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई, कमजोर को ताकतवर बनाया जाए। अगर कमजोर को ताकतवर नहीं बनाएंगे, कमजोर को दबाएंगे, कमजोर को सिर्फ वोट हासिल करेंगे, तो फिर लोकतंत्र किस लिए बताओ आप?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हमको हम देख कर आए, मालूम भी किए। ये डुमरियागंज से चंद्राजीत घाट की रोड कैसी है? अच्छी है? अच्छी है? पंडित जी बोल रहे बहुत खराब है। नाना पंडित जी आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या सच्चाई को बयान कर रहे हैं? अच्छा ये बोलिए, बैदुल्ला दीवान इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक आराम से चल रही है? नहीं चल रही है। अच्छा ये भानवापुर ब्लॉक में 600 गांव में बिजली आई? आई? ए बाबा, बाबा बोलते मैं गर्मी निकाल दूंगा। ए बाबा, ये भानवापुर गांव में तो सेलफोन चार्ज नहीं हो रहा, कहां की गर्मी निकालेगा? बिजली नहीं है। और फिर सिरसिया में 132 केवी का जो सबस्टेशन है, अप्पा ने बना दिया, मगर सपा ने और फिर बाबा ने, जब बारिश आती पानी में डूब जाता। क्यों डूबता है भाई? हमारे पास इलाज है, हम पानी निकालने का, हम बताएंगे आपको। आप इरफान मलिक को बनाओ, जिनके अप्पा ने बनाया उन्हीं के पास उसका इलाज है। यानी पहलवान अपने शागिर्द को हर गुर सिखाता मगर एक नहीं सिखाता, तो उनके अप्पा ने इनको सिखाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर माशाल्लाह से ये भीमापुर में रेलवे ओवरब्रिज तो बन गया, अंडरपास क्यों नहीं बनाते बाबा? डबल इंजन। अबे क्या है का डबल इंजन है, अंडरपास ही नहीं बनता? और दिल्ली में मोदी, यहाँ योगी, डबल इंजन क्या है का डबल इंजन? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भीमापुर में अंडरपास नहीं बनने से लंबा रास्ता लेना पड़ता। ये काम भी इंशाअल्लाह इरफान साहब कराएंगे। और फिर आप जानते हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, किसान को खाद मिल रही है तो मिल रही है। अरे बाबा बोल रहे मिल रहा है पंडित जी। अरे पंडित जी आप कैसा बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे मिल गया, नहीं मिला। क्या बताइए फिर आप? वो बोल रहे गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में बर्फ ला लूंगा, 80-20। अरे क्या क्या बोलते हैं बाबा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम मसला, ये खेत नजर आ रही है, हम जहां जहां ऊपर से देखते हैं ना, हर खेत के पास एक तार लगा हुआ है। क्यों लगा के रखे? बाबा के डर से लगा के रखे या सांड के डर से लगा के रखे? पंडित जी बताइए। आवारा पशु बाबा ने कह दिया, सांड और आवारा पशु से बाबा ने कह दिया जाओ मेरे बाप की जमीन है, तुम खा लो, मैं दूंगा। और जब किसान जाकर बोला बाबा किसान हमको दिन में मेहनत करना पड़ रहा, रात में रखवाली करना पड़ रहा, तो दिल्ली में बादशाह सलामत मोदी बोले भाइयों मैंने आपको 2 रोजगार नहीं दे दिए, एक दिन में खेत में काम करो, रात में जागते रहो। क्या दिमाग पाया? क्या डुमरियागंज में नौकरी मिल गई, रोजगार मिला? तो मोदी जी ने कहा रोजगार की फिक्र मत करो, गोबर लो और पैसे जमाओ। गोबर लो पैसे कमाओ। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है गोबर से पैसे निकालेंगे। तो बाबा ने कहा, बादशाह ने कह दिया तो मैं तो वजीर। तो बाबा ने कहा मेरा भी एक आइडिया है। बाबा ने कहा कि मैं एक सांड के ऊपर 900 रुपये दूंगा। बाबा खिलाएगा कौन? आपने डुमरियागंज में विकास नहीं किया, आपने डुमरियागंज में अस्पताल नहीं, डुमरियागंज में रोड नहीं, और बाबा बोल रहे सांड को तो दूंगा 900 रुपये। और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, उन विकलांगों को महाना 1000 रुपये मिलते हैं पेंशन।
आप सोचिए, जिसका बेटा, जिसकी बेटी, जिसका भाई, जिसका बाप, जिसका माँ विकलांग होगी, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी कि मुझे 1000 रुपये और शान को 900 रुपये। मोदी जी, क्या मोहब्बत है आपकी इंसानों से। तो बाबा, हम आपसे कहेंगे, आप शान को बोलिए 3 मार्च को वोट डालने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से विनती और अपील है कि अपने वोट को जाया मत करिए। यहां से इरफान साहब को कामयाब करिए। ये यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पर उतरेंगे। ये आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। और हम इस विधानसभा में आपसे वादा कर रहे हैं कि आप इनको विधायक बनाइए। 6 महीने में 1 मरतबा वो इसी डुमरियागंज जाएगा और इरफान मलिक से हिसाब करेगा, बताओ तुमने क्या काम किया विकास का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो जीत कर लड़े, आपके लिए आवाज उठाए। आपको इस डुमरियागंज को ऐसे विधानसभा में ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है जो अनाप शनाप गाली गलौज करता है। उसका जवाब नहीं देना है, गंदगी का जवाब नहीं देते। अगर कहीं गंदगी हो तो पत्थर नहीं मारते ना हम लोग। हमारी मोहब्बत में बहुत से लोग दीवाने हो गए, हमारी मोहब्बत में बहुत से लोग दीवाने हो गए। कोई बात नहीं, हमको गाना याद आ रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो बहुत बोलते हैं बेचारे, इनको आदत होगी तो इनको लगता है यार इसको कुछ बोलने से मेरा फायदा होगा। बोलो बाबा, तुम घर में मर्द नहीं, हमको बोल के मर्द बन रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर याद रखिए, हमारी जिंदगी की अहमियत नहीं है। हम मरने को तैयार हैं, यकीनन हम मरेंगे एक दिन, मगर याद रखिए जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इन जालिमों के सामने सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। भारत के संविधान में मुझे बराबरी का दिया गया है, मुझे बराबरी का मिलना चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं, किसी का कैदी नहीं। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी है तो मेरी औलाद के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी औलाद शिक्षा ले रही है तो मेरे बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बराबरी की लड़ाई में 3 मार्च के दिन आप इरफान मलिक साहब को पतंग के निशान पर बटन दबा कर वोट दीजिए। उनको कामयाब करिए, कामयाब करेंगे। आज जाकर वादा करिए, कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, और याद रखो, हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएंगी। पंडित जी, आप समझ गए, इब्लीस की औलाद। पंडित जी, आपको तो मान लिए पंडित जी, यू आर वेरी वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। वो आकर बोलेंगे, ए बीजेपी, बीजेपी, योगी, योगी मोदी, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? वो जो कर्नाटका की बच्ची जब उस बलवाइयों ने घेर लिया तो उसने कहा था कि मैं जब थोड़ा डर जाती हूं तो मैं नारा लगाती हूं। क्या नारा लगाएंगे? क्या नारा लगाएंगे? क्या नारा लगाएंगे? जब इब्लीस की औलाद आएगी तो क्या नारा लगाओगे? अरे झूम कर बोलो प्यारे, उस औलाद को हिला के रखो, दबा के बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इब्लीस थोड़ा डर गया। देखा ये क्या पढ़ दिया इसने, हम तो समझ रहे थे भड़काऊ देगा हमारी, ये तो उल्टा हमको भगा दिया। तो आपको 3 तारीख के दिन आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई में साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए। डुमरियागंज की जनता को इरफान मलिक जैसा विधायक की जरूरत है और इंशाअल्लाह मिलेगा, हमको यकीन है। और आपने हमसे वादा किया, हम इस बात पर मुतमईन होकर जा रहे हैं कि आप 3 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरा अमन को बरकरार रखिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, पोलिंग परसेंटेज 90-95% होना चाहिए। होगा डुमरियागंज में? हाँ, डुमरियागंज में पोलिंग परसेंटेज 65 नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए, रिकॉर्ड तोड़। तो लोग बोले कि इरफान मलिक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया 90% पोलिंग करा के। हाँ, कहाँ? हाँ, कल 12
में भी हमारा भड़काऊ भाषण होगा। ओ चाचा, चाचा है बाबू, हाँ परसों वाले, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मेरे भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप 3 तारीख के दिन पतंग तो पिलाएंगे ना, आसमानों पर खाली पतंग होगी। रुदौली से निहाल साहब मंजलिस के प्रत्याशी है, उनको भी वोट दीजिए। पतंग का निशान बस्ती जिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस का ये एहतराम किया जाता है मीटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अध्यक्ष प्रधान हाथ बांधे हुए बैठे हैं, उनका हाथ नहीं खुला नहीं हुई है क्या? मुश्ताक हमारे 18 साल के काबुल सब बैठे हुए हैं। क्या बात है, आपका हाथ नहीं खुला भाई? हजार भाई पानी जवान हो गए, आप कुत्ते क्या जवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इरफान मलिक की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से। गुलाब बाबा हमारे बगल में खड़े हैं, दुआएं दे रहे हैं। खुदा हाफिज़ बने। अरे बाबू ही क्या करता हो? हेलीपैडवा का तो चले जाओ, हम इरफान भाई वाली आइडिया से लाइव बनवाती है। हाँ दोस्तों, ये ऐलान किया जा रहा है कि कल दोपहर में 12 बजे रंगरेजपुर बयारा के मैदान में आपके वो महबूब नेता जो अभी आपसे अलविदा करके जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले हैं। जो ये पतंग का गड़गड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर उतरा था, कल उसी रंगरेजपुर के मैदान में ये पतंग का गड़गड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर फिर उतरेगा। और एक बात और बता दें, ये बहुत चालाक है, अफवाहें फैलाएंगे। जो आखिरी रात होगी कत्ल वाली रात, 2-4 मोटरसाइकिल जाएगी, कहेगी इरफान साहब तो बैठ गए हैं, इरफान साहब चुनाव ही नहीं लड़ रहे, फला को समर्थन, फला को समर्थन। इस चक्कर में मत पड़िएगा। इरफान लड़ रहे हैं, इरफान लड़ाई में है, बाकी सब वो कटवा है। हमारे समझ बाबा आज बहुत खुश है भाई, इनका चश्मा बता रहा है। आज मामी हमारी इनको जो है बहुत साज डाल के भेजी है। अस्सलाम वालेकुम। अरे तौकीर भाई, क्या चालू चल रही जब से? हाँ फिनिश कर दो।